हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ थी संविधान के निर्माण को लेकर के। तो यहाँ पर जो कठिनाइयाँ थी, मैंने कुछ महत्वपूर्ण कठिनाइयों को यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। इन सभी चीज़ों को मैं विस्तृत रूप से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो क्या कठिनाइयाँ थी, जैसे कि जनसंख्या की विशालता तथा अनेकता, सांप्रदायिकता, देशी रियासतों की समस्या, संघ तथा इकाइयों के पारस्परिक संबंध की समस्या, राजभाषा की समस्या, पिछड़ी तथा आदिम जातियों की उन्नति के प्रयास। ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखी हैं। तो आइए हम इन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहां से ये चीजें भारत के संविधान के निर्माण में बाधा पैदा कर रही थी। तो मित्रों, एक छोटी सी अपील, जैसा कि एक हर यूट्यूबर करता है, हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी क्लिक करिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो आने वाली हो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो आइए चर्चा हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है जनसंख्या की विशालता तथा अनेकता। एक बात हमको ध्यान देना होगा कि ये सारे जो इवेंट्स चल रहे हैं, जो घटनाएं चल रही हैं, वो 1946 1947 के आसपास की चल रही है। और उस समय की बात करें भारत की जनसंख्या की, तो तकरीबन जो भारत की जनसंख्या थी वो लगभग 36 करोड़ के आसपास थी। अब इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश, जहां पर अनेकता हो, यानी कि 36 करोड़ लोग में से तमाम धर्म, तमाम जातियों, तमाम संस्कृतियों के लोग जिस देश में पाए जाते हैं, उन देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांध करके रखना, सबको समान नेतृत्व देना, सबके लिए समान व्यवस्था देना भारतीय संविधान में यह संविधान सभा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। तो संविधान सभा यह इस कठिनाई का सामना कर रही थी। अगली समस्या जो थी वो थी सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता की अगर जो हम बात करें, तो भारत और पाकिस्तान नामक जो मुल्क बनाए गए, जो दो मुल्क बनाए गए, उनके विभाजन का मुख्य कारण क्या था? सांप्रदायिकता। ये एक बड़ी समस्या थी कि अगर जो सांप्रदायिकता के आधार पर भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश, जो मुल्क तैयार हो रहे हैं, उनके पीछे मात्र एक कारण था कि सांप्रदायिकता। तो संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और ऐसा संविधान गढ़ा कि जो कि भविष्य में सांप्रदायिकता के आधार पर भारत में दोबारा इस घटना की पुनरावृत्ति ना होने पाए। तो इस बात का विशेष ध्यान दिया गया संविधान सभा के द्वारा। अब हम तीसरे बिंदु की बात करें मित्रों, तो यहाँ पर तीसरा जो बिंदु हमको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है देशी रियासतों की समस्या। अब उस दौरान लगभग भारत और पाकिस्तान, या जितने भी भारत का अखंड हिस्सा था उस समय, लगभग 600 देशी रियासतें, लगभग 600 देशी रियासतें भारत में थी। अब इन 600 देशी रियासतों को यह संविधान सभा के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि 600 देशी रियासतों को कैसे भारत संघ में शामिल किया जाए, भारत में इनको हिस्सा दिया जाए। ये संविधान सभा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। तो कैबिनेट मिशन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार इन देशी रियासतों को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई थी। ये कहा गया था कि जो देशी रियासतें हैं अपनी स्वेच्छा से
अपनी मर्जी से, चाहे वो पाकिस्तान या फिर भारत, पाकिस्तान या भारत में अपनी सुविधा और सहूलियत के अनुसार शामिल हो सकती है। तो इस प्रकार से ये देशी रियासतें भी बिल्कुल क्या कह सकते हैं कि स्वतंत्र थी, और ये भी इन लोगों के सामने प्रस्ताव रखा गया था। आगे हम बात करेंगे संघ तथा इकाइयों के पारस्परिक संबंध की समस्या। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि सरकारें दो प्रकार के, केंद्रीय स्तर पर एक, राज्य स्तर पर। तो संविधान सभा के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि संविधान सभा के द्वारा किस प्रकार के संविधान की रचना की जाए, किस प्रकार के संविधान की रचना की जाए कि आने वाले भविष्य में जब भारत का जो संविधान हो वो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत, तो संघ और राज्यों की इकाइयों में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना पैदा हो। आगे हम बात करेंगे, एक जो समस्या थी वो राजभाषा की समस्या थी। अब इतनी बड़ी जनसंख्या में, जहां हमने भी थोड़ी देर पहले कहा कि तमाम भाषाओं, जातियों, धर्मों से भरा ये देश, तो भारत की एक जो राजभाषा बनाई जाए, जो कि राष्ट्रीय स्तर की भाषा हो, तो राजभाषा की इस भाषा को घोषित किया जाए, तो ये एक बड़ी समस्या थी। तो ये अनुमान लगाया गया कि भारत में ज्यादातर जो बोले जाने वाली भाषा है वो हिंदी है, और ज्यादातर समझे जाने वाली भी भाषा हिंदी है। तो इसलिए सबकी सहमति के अनुसार ही हिंदी को भारत का राजभाषा घोषित किया गया। भारत का राजभाषा घोषित किया गया। अब एक अंतिम बिंदु की हम बात करें, जो यहाँ पर लिख रखा है हमने, पिछड़ी तथा आदिम जातियों की उन्नति के प्रयत्न। यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि हमें इस बात को समझना होगा कि भारत जो बनता है वो सभी से बनता है, किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म, किसी एक टाटा बिरला जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से नहीं बनता है। भारत क्या है, सबसे मिल करके बनता है। तो एक बड़ी समस्या थी कि जो भारत में पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो जनजातियां हैं, जो आज भी जंगलों में निवास करती हैं, या उनका जो रहन सहन है, उनका खान पान है, तो बिल्कुल आदिम मानव की तरह है। तो उनकी उन्नति के लिए हमें क्या किया जाए? तो इस प्रकार की व्यवस्था को संविधान में ये माना गया कि अगर इन जातियों को हम थोड़ा सा रियायत दे दें, थोड़ी सी सुविधाएं दे दें, तो ये भी जातियां अपने अधिकारों को लेकर के, अपने सुरक्षा को लेकर के आगे बढ़ सकती हैं। तो ये पिछड़ी तथा आदिम जातियों को संविधान सभा द्वारा कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए। तो यह तमाम प्रकार की चुनौतियां थी भारतीय संविधान सभा के सामने। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार फिर